नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और आज सभी की पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज लेके आ गए हम लोग जनन स्वास्थ्य चैप्टर का वन शॉट वीडियो। एनसीईआरटी हाईलाइट, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। एक एक क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से बनेगा सारा बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहेगा, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। वन शॉट वीडियो है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट। नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी ऑन टिप्स पे एक बार फिर से अगेन स्वागत आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। चलिए, चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस चैप्टर को जो है हालांकि थर्ड चैप्टर के पढ़ने के बाद जो है वो चैप्टर को पढ़ाया जाता है। मानव जब सॉरी थर्ड चैप्टर ये है, तो सेकंड चैप्टर को जो है वो पढ़ा के इसको बाद में पढ़ा जाता है। पहले चैप्टर ये जो है वो फोर्थ हुआ करता था ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। एक चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए अभी चैप्टर थर्ड है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद पढ़ा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें आती हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हम जो है वो इस चैप्टर का वन शॉट एनसीईआरटी से करेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइट से करेंगे। तो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन का अर्थ तो वैसे भी बता दिया जाएगा। तो आपको भले ही आपके पढ़ा हुआ है या नहीं है वो चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। यस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस बार भी पूछे जाएंगे, नो डाउट पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। यस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है हमको क्या क्या पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं और कार्यनीति पढ़नी है। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण पढ़ना है। सगर्भता का चिकित्सा समापन पढ़ना है। यौन संचारित रोग और बंध्यता को पढ़ना है। यस, सबसे पहली बात जो लिखी है इसने, जनन स्वास्थ्य के संबंधी जो समस्या है वो क्या क्या है ये चीज़ पढ़नी है। जनसंख्या में किस प्रकार विस्फोट हुआ था उस चीज़ के बारे में। जन्म को कैसे नियंत्रण करना है, जन्म नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे। सगर्भता का चिकित्सा के समापन पढ़ेंगे। उसके बाद एमटीपी जिसको बोला जाता है, यौन संचारित रोग बोलेंगे, एसटीआई। उसके बाद जो है वो बंध्यता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है वो अपन कर रहे हैं शुरू। और सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकार्यों के बारे में पढ़ा है। लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं कि आपने रिप्रोडक्शन का सिस्टम पढ़ा है। ओके सर, पढ़ा है हमने। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ये तो लाइन नीट में पूछेगा नहीं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नीट में तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा वो काम आएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आगे आएंगे सब। हम अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जनन तंत्र पढ़ा है हमने, तो जनन तंत्र से ही एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जनन स्वास्थ्य। तो उसको अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम जनन स्वास्थ्य सबसे क्या तात्पर्य समझते हैं। सबसे पहली बात है, जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, क्या समझ रहे हो आप जनन स्वास्थ्य शब्द से। तो इसने परिभाषा दी है, ये शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंग और उसके सामान्य प्रकार्यों से संबंधित है। इसका अर्थ ये है कि आपके जो जनन अंग हैं वो एकदम स्वस्थ होने चाहिए, और दूसरा वो सामान्य रूप से कार्य करने चाहिए। सामान्य प्रकार्यों से संबंधित है, वो सामान्य रूप से कार्य करने चाहिए। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। हालांकि ये चीज़ ही नहीं है कि आपके जनन स्वस्थ अंग स्वस्थ हैं और वो सामान्य कार्य कर रहे हैं, बल्कि जनन के अंदर जो है वो भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसको बोला जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनन स्वास्थ्य की एक परिभाषा देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि जनन के सभी पहलू सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, आप भावनात्मक रूप से भी जो है वो स्वस्थ, व्यवहारात्मक रूप से भी, और सामाजिक रूप से भी। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जनन रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। शारीरिक रूप से तो मतलब आपके अंग वगैरह हो गए, जनन अंग एकदम सही है, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से जो है वो भी होना चाहिए, व्यवहारिक रूप भी तो यहाँ पे होना चाहिए। यस, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है सामाजिक भावनात्मक रूप से सही नहीं है और वो जनन करने में असमर्थ है, तो वो जनिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जाता। कोई सामाजिक रूप से अस्वस्थ है ना, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। कोई व्यवहारिक रूप से अस्वस्थ है, वो भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी हैं। WHO ने ये परिभाषा दी है इसकी, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो, बिल्कुल। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो।
यौन संबंधी जो पहलू है जिसमें आपके भावनात्मक रूप से आप जो है वो क्रियाएं हैं वो आपकी जो है वो सामान्य होनी चाहिए। व्यावहारिक रूप से आप एक सामान्य व्यक्ति होने चाहिए। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए आगे जांच करते हैं। आगे अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यस, इतना क्लियर है। इस लाइनों से इतना क्वेश्चन बनता नहीं है। एक WHO वाली जो परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की जनन स्वास्थ्य की, वो इम्पोर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, वो आपको याद रखनी है। यस, क्लियर है। ये वाली ये जो 4-5 लाइन है ये आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियाँ। जनन स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या समस्याएं आई है और उनको अपन अभी जो है वो पढ़ने वाले हैं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियाँ, क्या क्या कार्य नीतियाँ अपनाई गई और क्या क्या समस्याएं हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है पहला जिसने राष्ट्रीय यानी कि नेशनल स्तर पर जो है संपूर्ण पूरे के पूरे जनन स्वास्थ्य को, संपूर्ण विश्व राष्ट्र के अंदर जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य बनाया और उसके रूप में उसने जो है वो कुछ कार्यक्रम और योजनाओं की जो है वो शुरुआत करी थी। उस कार्यक्रम में हम बात करें तो सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन जो योजना है भारत द्वारा शुरू की गई थी। अब इसका नाम परिवार कल्याण भी है और इसके नाम को और चेंज करते हुए जनन, उसमें और ज़्यादा व्यापक स्तर और ज़्यादा चीज़ें सम्मिलित करते हुए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम नाम से भी प्रसिद्ध है। वापस इन लाइनों को पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, अब परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इंपॉर्टेंट लाइन और क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1951 के अंदर जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन किया गया। पिछले जो दशक हैं अभी जो 10-10 वर्षों के अंदर जो है इसका आवधिक मूल्यांकन किया गया। इसकी जांच हुई समय समय पर इस कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम के अंदर आवधिक, देखो, जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया। जनन संबंधित जो क्षेत्र थे उनको इसके अंदर इस नियोजन कार्यक्रम के अंदर और जोड़ा और जनन संबंधी जो भी चीज़ें थी और साथ ही साथ इसका अवधि का क्षेत्र है, जितनी पहले इसका क्षेत्र था अब उस क्षेत्र को बढ़ाया और अब जो है इसको सम्मिलित करते हुए बहुत ही ज़्यादा उन्नत यानी बड़ा और व्यापक जो है कार्यक्रम चल रहा है या योजना कह सकता हूँ फिलहाल, जिसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम सेवा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अंडरलाइन करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, RC और H रिप्रोडक्टिव, है ना, RCH रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। यस, चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वापस से देखेंगे। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम इसके नाम से प्रसिद्ध है। याद रखें, RCH करके आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यस, आगे बढ़ें। यस, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। जनन संबंधी जो भी पहलू हैं, जो भी चीज़ें जनन के बारे में हैं, वो सारी इस कार्यक्रम के अंदर आपको लोगों को जागरूकता पैदा करवाती है, लोगों को बताई जाती है, पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं भी दी जाएगी, प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे, नॉलेज दिया जाता है, साथ साथ में सुविधा भी दी जाती है। कैसे एक जनन रूप से स्वस्थ समाज तैयार किया जा सकता है। यस, श्रव्य एवं दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल। यस, श्रव्य का मतलब ऑडियो और दृश्य का मतलब होता है विजुअल, जो आंखों देखी और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी दृश्य, विजुअल का मतलब आप टीवी कह सकते हो, टीवी के अंदर ऑडियो के अंदर केवल रेडियो की बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है, श्रव्य और दृश्य है। तो रेडियो है, टीवी है, मुद्रित सामग्री का मतलब कह सकता हूँ मैं अखबार वगैरह हो गए, इनकी सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठन, सरकार भी कर रही है, कुछ गैर सरकारी संगठन भी कर रहे हैं, जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के उपाय कर रहे हैं। टीवी वाले ऐड आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अखबारों के अंदर चीज़ें ये बताई जाती हैं और रेडियो वगैरह के अंदर श्रव्य रूप से अपन सुनते हैं। और कौन कौन कर रहे हैं? सरकार भी कर रही है, गैर सरकारी संगठन भी कर रहे हैं। यस, उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक मित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चीज़ें बताने के लिए, जन संबंधी जो चीज़ें होती हैं ये बताने में माता पिता की भी कुछ भूमिका होती है, निकट संबंधियों की भी कुछ हेल्प हो सकती है, शिक्षक वगैरह भी इस चीज़ को जागरूक कर सकते हैं और मित्रों की भी प्रमुख भूमिका होती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना है। स्कूलों के अंदर यौन शिक्षा की बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है, पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर और अभी भी पढ़ रहे हो आप, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। जो युवा लोग हैं, जो 18 की एज वाले जो बच्चे हैं, 15 से 18 तक, जिनको किशोर किशोर अवस्था भी कह सकते हैं इसको,
इसके अंदर जो है वो सही जानकारी इनको मिलनी चाहिए जनन संबंधी। और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो अफवाहें फैली हुई हैं, उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और यौन संबंधी गलत धारणाओं से उनको छुटकारा मिल सके। इसलिए इनको जो है जागरूक करना जरूरी है। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों को, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों, एड्स के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। क्या क्या चीज़ों की? जनन अंगों की जानकारी मिलनी चाहिए, किशोरावस्था और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये चीज़ बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में उनको बताना चाहिए। यौन संचारित रोगों के बारे में बताना चाहिए, कैसे ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। एड्स वगैरह के बारे में लोगों को, बच्चों को, या किशोर अवस्था के अंदर जो किशोर अवस्था है उसके अंदर ये चीज़ें बच्चों को बताई जानी चाहिए। यस, एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में ये चीज़ें सहायक होती है। किशोर जो वर्ग हैं उसके अंदर स्वस्थ जीवन अगर बिताने में ये क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें जो ऊपर बताई। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य हैं उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक या गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व व समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। क्या क्या चीज़ें? लोगों को शिक्षित करना होगा, विशेष रूप से जो है वो जननक्षम जोड़ी, जो जनन वाली जोड़ी है, जो दो जोड़ी नर और मादा जो आपस में जनन करते हैं, उस जोड़ी को, और वे लोग जिनकी आयु जो है अभी विवाह के योग्य हैं उनको एक तो जन्म नियंत्रक के बारे में बताना चाहिए, गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रक कौन कौन से साधन हैं, जन्म नियंत्रक के साधनों के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए, उपलब्ध करवानी चाहिए। गर्भवती जो माता है उनकी देखभाल होनी चाहिए अच्छे तरीके से। बच्चे और माँ दोनों की प्रसव के बाद में जो है वो अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। स्तनपान का महत्व पता होना चाहिए, लड़का लड़की को समान महत्व जो है समाज में, ये सब निर्माण होगा तब जाके जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा जनन रूप से। यस, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग और यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता होगी। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं होगी, बिल्कुल होगी। सामाजिक उत्पीड़न जैसे कि यौन का दुरुपयोग भी होता है, ये सामाजिक समस्याएं हैं समाज के अंदर। यौन संबंधी खूब सारे अपराध देखने को मिलते हैं समाज के अंदर, उनके बारे में जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकें और जननात्मक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने में विचार करें और आवश्यक रूप से जो है वो यहाँ पे कदम उठाने चाहिए। क्लियर? जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आपको मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं चाहिएगी, व्यावसायिक विशेषज्ञ चाहिएगी, भरपूर बौद्धिक सहारों की आवश्यकता होगी। राइट? लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता हो गया, जैसे कि क्या हो गया, सगर्भता हो गया, एंड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रसव के बारे में जानकारी देना चाहिए लोगों को, यौन संचारित रोग कैसे कैसे हैं उनके बारे में, गर्भपात के बारे में, गर्भ निरोधकों के बारे में जो गर्भ धारण करने से रोकते हैं ऐसे साधन, और माहवारी या आर्तव चक्र के बारे में ये समस्याएं हैं, बांझपन हो गया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उनके बारे में ये सारी चिकित्सा की सहायता मिलनी चाहिए इन चीज़ों की, और देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, समय समय पर बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जो है वो अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता मिल सके। अब क्या होता है, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या। क्या किया जाता है कि मादा भ्रूण के अंदर मादा है या नर है, इस चीज़ का जो है वो पता लगाया जाता है कुछ तकनीकों के माध्यम से। अगर भ्रूण के अंदर मादा है तो उस वहीं पर उस भ्रूण का जो है वो हत्या करा दी जाती है, जिसको मादा भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है, और एक कानूनी रूप से इसके ऊपर रोक लगाई गई, एक गैर कानूनी कार्य है। अब उसके लिए एक विधि है यहाँ पे, उसके लिए तो नहीं कह सकते, एक विधि है जिसको उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नीट के अंदर पूछा भी गया है इसे क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस एक विधि है, जांच लिंग परीक्षण है, इस पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया है। व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण जो टीकाकरण है, वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। अब ये उल्बवेदन के बारे में एक जानकारी दी गई है। एमनियोसेंटेसिस है, इसमें एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। क्या होता है, क्या होता है कि ये आपकी अगर कोई मादा है जो कि गर्भवती है, तो उसके अंदर गर्भ के अंदर जहाँ भ्रूण बन रहा है वहाँ की कोशिकाओं को, इस यहाँ पे एक द्रव्य जो होता है इसको एमनियोटिक द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ के जो द्रव्य हैं इसको एमनियोटिक द्रव्य बोला जाता है। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है एमनियोटिक, इस एमनियोटिक द्रव्य, ये जो लिखा हुआ है, इस एमनियोटिक द्रव्य में जो पदार्थ घुले हुए हैं और जो विकासशील भ्रूण है, भ्रूण जो विकास कर रहा है, उसकी कोशिकाओं का जो है इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन क्यों किया जाता है, और क्योंकि वहाँ पर आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए ये चीज़ होती है। किस लिए इस विधि से जो है
भ्रूण के अंदर कोई आनुवंशिक विकार है, अगर डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, जो भ्रूण के लिए घातक हैं, साथ ही साथ माता के लिए भी घातक हैं। इसीलिए इनका जो है वो पता लगाना आवश्यक है। अगर भ्रूण के अंदर ऐसे रोग है तो फिर कुछ उपाय या कुछ तकनीकें इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पे, इसलिए इनका पता लगाया जाता है। लेकिन इस विधि से ये पता चल जाता है कि भ्रूण नर है या मादा है, इसलिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है मादा भ्रूण हत्या के रूप में। लेकिन कानूनी रूप से वो चीज़ अब बंद है, अब ऐसी चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती। इस विधि में भ्रूण में आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाएगा तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने और विद्यमान को बेहतर बनाने का काम करती है। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां क्या करती है, नई नई विधियां तलाशती है या फिर जो विद्यमान है, जो विधि प्रेजेंट है, उसको बेहतर बनाने का काम करती है। आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया जाएगा कि आप जानते हैं कि सहेली जो गोली है, सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है, इसकी खोज भारत के लखनऊ के अंदर केंद्रीय औषध अनुसंधान संगठन CDRI के अंदर हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बहुत बार नीट के अंदर पूछा है, नीट का फेवरेट सवाल भी हो गया है, हर बार हर साल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं इसके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेली जो कि गर्भ निरोधक गोली, उस गोली की खोज जो है वो भारत के अंदर हुई थी और वो भी लखनऊ के अंदर हुई थी। केंद्रीय औषध अनुसंधान संगठन CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी खोज हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट के रख दो। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सकीय सहायता प्राप्त, प्रसव और बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बेहतर जागरूकता है, प्रसव की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है, माता की भी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है, प्रसव के बाद भी जो है वो माता और बच्चे दोनों की अगर अच्छी देखभाल हो रही है तो मातृ और शिशु मृत्यु दर में जो है वो गिरावट आएगी। माताओं की भी कम मृत्यु होगी और शिशु जो है वो उसकी भी मृत्यु दर में कमी आएगी। लघु परिवारों वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल, यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल देखभाल हुई। कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सकीय सुविधाओं का होना समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य के लिए संकेत है। यस, इंपॉर्टेंट ये था, एक तो शैली वाला और एक था आपका अम्नियोसेंटेसिस वाला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। चलिए, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण शुरू करेंगे। पिछले शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। लास्ट शताब्दी के अंदर जो है, पिछले 100 वर्षों के अंदर बहुत सारी तकनीकी रूप से, चिकित्सकीय रूप से बहुत सारी उन्नत सुविधाओं का विकास हुआ है और उस विकास के चलते जीवन स्तर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक जो है वो प्रभाव डाल दिए। कैसे? क्योंकि अगर आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हो, अच्छी देखभाल हो रही है, जागरूक है लोग, अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं मिल रही हैं, इसका मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब जनसंख्या जो है वो विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 के अंदर यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन 1900 के अंदर जो है पूरे विश्व की जनसंख्या जो है लगभग 2 अरब थी, 2000 मिलियन थी या 2 अरब थी। वो अब 2000 के अंदर तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। याद रखेंगे, 1900 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, अब 2000 के अंदर जो है वो 6 अरब हो गई है। यस, तथा 2011 के अंदर जो है वो 7.2 अरब पाई गई। यस, ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखने को मिली। आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन या 35 करोड़ जहाँ जनसंख्या थी, वो 2000 के अंदर जो है वो तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 1 अरब या हजार जो है वो मिलियन पहुंच गई, 1000 मिलियन। यहाँ पे बिलियन की जगह क्या है? मिलियन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट। और 2000 के अंदर 1.2 बिलियन हो गई और 2011 के अंदर जो है वो 1.2 बिलियन हो गई। यहाँ पे 1 बिलियन नहीं है, मिलियन है। समझते हैं इस बिलियन मिलियन वाले कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अपन आराम से जो है चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, 1 बिलियन वो होता है 1 अरब इक्वल के 1 अरब होता है। वो 1 बिलियन कितना? 1 अरब होता है। और 1 बिलियन या 1 अरब जो है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। इसका मतलब सबसे पहले 2 अरब लिखा हुआ है तो क्या वो 2000 मिलियन हुआ? तो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है। 6 अरब लिखा हुआ है तो 6000 मिलियन लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद 7.2 सीधा अरब ही लिखा हुआ है। 350 मिलियन है तो 35 करोड़ हो गया, ये भी सही लिखा हुआ है। और यहाँ पे 1000 बिलियन है तो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ 1 अरब जनसंख्या बताइए तो 1 अरब किसके इक्वल होगा? 1000 मिलियन के इक्वल होगा। यहाँ पर मिलियन है और 2011 के अंदर 1.2 बिलियन होगी। बिलियन मतलब अरब,
यानी कि पहले 1 अरब थी, अब 1.2 अरब हो गई, यानी कि यहाँ पे बिलियन करेक्ट है। यस, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। आज दुनिया का हर छठा आदमी क्या है? भारतीय है। आज दुनिया का हर छठा आदमी क्या है? भारतीय है। ऐसा नहीं है कि विदेश में जाके 6 आदमी पिक कर लिए और बता दिया कि इसमें तो भारतीय एक भी नहीं है। ऐसे नहीं, एक डाटा है ये कि आज दुनिया के 6 आदमी आप लोगे पूरे वर्ल्ड के, तो उसमें से 6 भारतीय हैं। हर छठा आदमी जो है वो, 6 नहीं, हर छठा आदमी इंडियन है। इतनी जनसंख्या है भारत की। इसका इन सब का कारण क्या है? संभवतः मृत्यु दर में गिरावट है। बिल्कुल, मरने कम हो गए लोग, मृत्यु दर में गिरावट हो गई, स्पेशली मातृ मृत्यु दर में गिरावट और शिशु मृत्यु दर, जिसको इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहते हैं, उसमें कमी आ गई। और साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या वृद्धि, जो जनन करने वाले लोग हैं उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ने की ही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जो आगे जिसका जिक्र हुआ है 1951 के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की, जिसको परिवार नियोजन के नाम से जाना गया था, उसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो की है हमने, लेकिन ये कमी नाम मात्र की, बहुत कम कमी कर पाए। 2001 की जनगणना के अंदर अनुसार ये वृद्धि लगभग 2%, अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। ये जनसंख्या जो वृद्धि है, 1000 व्यक्तियों के अंदर 20 व्यक्ति जो है वो प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनका अभाव हो सकता है अगर जनसंख्या बढ़ती रही। जैसे कि अन्न, आवास और कपड़े। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर से गंभीर उपाय अपनाया जाए। सरकार के ऊपर दबाव था। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवारों को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय, यानी कि परिवार लघु रहने चाहिए, परिवार नहीं बढ़ने चाहिए, इसके लिए गर्भ निरोधक उपायों को अपनाया जाए, अपनाने के लिए प्रेरित किया गया लोगों को। आपने शायद संचार माध्यमों से, यानी कि एड के माध्यम से, विज्ञापनों के साथ साथ खुशी सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर और पर्चे देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े ने 2 बच्चों का परिवार हम दो और हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहर के जो जोड़े हैं, शहर के जो लोग हैं, कामकाजी युवा दंपति हैं, उन्होंने हम दो हमारा एक का नारा भी अपना लिया। इन्होंने हम दो और हमारा एक, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। पुरुष के लिए कितनी है? 21 वर्ष चुनी से। अच्छी लाइन है। इस लाइन से क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आया भी हुआ है, ये लाइन स्टेटमेंट के अंदर एग्जाम के अंदर। यस। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में जो है वो चर्चा करें। सबसे पहले गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा अगर मैं कोई पूछे आपको गर्भ निरोधक, तो एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा उपाय या ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से जो है गर्भ जो है वो नहीं हो, गर्भ धारण नहीं हो, वो गर्भ धारण करने को रोके। चाहे खूब सारी तकनीकें हैं उस गर्भ धारण को रोकने की, तो गर्भ धारण नहीं हो ऐसी विधियां होती हैं, उनको अपन गर्भ निरोधक कहते हैं। गर्भ का मतलब गर्भ धारण और निरोधक का मतलब रोकने वाला। गर्भ धारण को रोकने वाला, निरोध, निरोध यानी रोकना, रोकने वाला। यस, गर्भ धारण को रोकने वाला, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? गर्भ निरोधक। तो एक गर्भ निरोधक के बारे में क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बात है अगले पैराग्राफ में। और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आदर्श गर्भ निरोधक की बात करूं तो वो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। प्रयोगकर्ता जो उसको यूज़ करेगा उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उसका अपना आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए, और आसानी से वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, अच्छे रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, कोई भी उसका अनुषंगी प्रभाव नहीं हो, यानी कि उसका खराब कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। या फिर मैं दुष्प्रभाव वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसने, कि अनुषंगी प्रभाव नहीं होना चाहिए, दुष्प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए, या अगर हो भी रहा है तो कम से कम उसका दुष्प्रभाव होना चाहिए। इसके साथ ही प्रयोगकर्ता की कामेच्छा के अंदर, प्रेरणा के अंदर और मैथुन के अंदर कोई भी बाधा न उत्पन्न हो। उस यंत्र की वजह से, उस साधन की वजह से, उस उपाय की वजह से उसकी कामेच्छा के अंदर, मैथुन करने की जो इच्छा है उसके अंदर, जनन के अंदर कुछ बाधक नहीं होना चाहिए वो यंत्र। आजकल व्यापक परिधि में के गर्भ निरोधक साधन जो है वो आसानी से उपलब्ध हैं। बिल्कुल, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। खूब सारी श्रेणियों के अंदर जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया है इस साधन को, या फिर मैं कह सकता हूँ गर्भ निरोधकों को। पहला जो वर्गीकृत किया गया है उसके अंदर प्राकृतिक या परंपरागत रूप से क्या अपन गर्भ निरोधक के उपाय कर सकते हैं। दूसरा रोध या बैरियर मेथड है। तीसरा जो है वो आईयूडी है। और चौथा जो है वो मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक है। और फिर टीका के रूप में है
फिर अंतर रोग के रूप में, और फिर लास्ट में है शल्य क्रियात्मक विधियाँ। ये सारी जो विधियाँ हैं जिसकी मदद से गर्भ निरोधक उपाय भी कह सकते हैं इनको हम। आइए वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है प्राकृतिक या परंपरागत। तो प्राकृतिक विधियों का अपन अध्ययन शुरू करते हैं। उसके बाद रोध विधियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आयुडी पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाले मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक, उसके बाद टीका वाले, और उसके बाद अंतरोग पढ़ेंगे, उसके बाद शल्य चिकित्सा क्रियात्मक विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक विधियाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। ये विधियां अंडाणु यानी कि ओवम शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब अगर ये अंडाणु है मेरा और यहाँ से मेरा शुक्राणु आ रहा है, इनके बीच में ऐसे दीवार खड़ी कर दूं तो क्या ये एक दूसरे से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, तो गर्भधारण नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कहीं ये दीवार खड़ी हो रही है बीच में, यानी कि अंडाणु को और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोकने का काम है इस प्राकृतिक विधियों का। और अगर ये विधियाँ प्राकृतिक हैं तो इसके दुष्प्रभाव तो बहुत कम होंगे। प्राकृतिक चीज़ों के दुष्प्रभाव कम होते हैं देसी चीज़ों के, है ना। अब प्राकृतिक विधियाँ, इसके अंदर कोई भी दवाई यूज़ नहीं होगी, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होगा। यस, ये विधियाँ अंडाणु यानी कि ओवम शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। उनमें से सबसे एक उपाय आवधिक संयम, सबसे पहला उपाय। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने हैं। आवधिक संयम, आवधिक संयम का इसके अंदर सीधा जो आपका शब्द है इसके अंदर ही चीज़ें लिखी हुई है। आवधिक का मतलब आपसे आवधिक वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब कोई ना कोई अवधि है, कोई ना कोई अवधि। संयम का मतलब होता है धैर्य, कि एक ऐसी अवधि जिसके अंदर आपको धैर्य रखना है। एक ऐसी अवधि जिसके अंदर, उस अवधि के बारे में अपन जिक्र करेंगे। एक ऐसी अवधि जिसके अंदर आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, तो गर्भधारण नहीं होगा। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि आर्तव चक्र जो है वो किसी महिला के अंदर 1 से लेकर 28 दिन का होता है। 28 दिन का जो है वो आर्तव चक्र अगर हम माने तो 28 में से 14वें दिन जो है, मिडिल वाले दिन जो है वो आपका अंडोत्सर्ग होता है। अंडा एक अंडवाहिनी में से एक अंडवाहिनी में जो है वो अंडा आता है अंडाशय से। यस, तो 14वें दिन के आसपास आएगा। इसका मतलब मैं अगर आपको एक अवधि कहूँ तो 10वें से लेकर 17वें दिन तक की अवधि के बीच में कभी न कभी अंडा आ सकता है। इसका मतलब 10 से 17 के बीच की अवधि को मैं निषेच्य अवधि कह सकता हूँ। ये निषेचन वाली अवधि है, यहाँ पे गर्भधारण होगा। यस, होगा। तो 10वें से 17वें दिन अगर आप संयम रखें, 10वें से 17वें दिन आप क्या रखें? संयम रखें, धैर्य रखें, और जो है वो मैथुन ना करें, तो इसका मतलब धारण नहीं होगा, बचा जाएगा गर्भ धारण करने से। तो इसका मतलब ये जो अवधि है, इस अवधि को निषेच अवधि कहूंगा मैं, और यहाँ पे मैथुन से बचना है, यहाँ पे संयम रखना है आपको, इसलिए इसका नाम आवधिक संयम रखा गया। यस, क्लियर है? आगे पढ़ेंगे। जिसमें एक दंपति महावरी चक्र के 10वें से 17वें दिन बीच की अवधि को मैथुन से बचते हैं, संयम रखते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि माना जाता है। किस अवधि को? 10वें से 17वें दिन की अवधि को अंडोत्सर्ग की अवधि माना जाता है। इस अवधि के दौरान निषेचन के और उर्वर यानी कि गर्भ धारण के अवसर बहुत अधिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, 90% चांस होते हैं यहाँ पे गर्भ धारण के। यस, इसके कारण इस अवधि को मैं निषेच्य अवधि भी कहते हैं। इस तरह से इस दौरान आपको मैथुन से बचना है, सहवास न करेंगे तो गर्भाधान से बचा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये प्राकृतिक विधि, कोई भी दवाई केमिकल का यूज तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यस, उसके बाद हालांकि इन चीज़ों के, इन विधियों के फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये विधि फेल हो सकती है। 10वें से 17वें दिन आप बचेंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। ये विधियाँ जो है वो फेल भी हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक विधियाँ भले ही इसके दुष्प्रभाव कम है, लेकिन असफल होने के चांसेस हैं। आइए नेक्स्ट जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी जो है बायस्कलन या अंतरित मैथुन है, जिसको कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कोइटस इंटरप्शन। इसका मतलब बायस्कलन, बायस्कलन का मतलब बाहर, बाय का मतलब क्या होता है? बाहर, स्खलन का मतलब त्याग करना या त्यागना। अब देखो, बाह्य स्खलन यानी बाहर त्यागना, किसकी त्यागने की बात कर रहा है? वीर्य के बाहर त्यागने की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको पढ़ेंगे अपन। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन का मतलब कोइटस इंटरप्शन एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी, जो पुरुष साथी है मेल, वो संभोग के दौरान जो है वीर्य को इस स्खलन से, माफ करना, स्खलन से ठीक पहले, यानी कि जब वीर्य जैकुलेट हो रहा है उसके ठीक पहले, यानी वीर्य के निकलने से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना जो लिंग है वो बाहर निकाल सकता है। स्त्री की जो योनि है उसे अपना लिंग अगर बाहर निकाल देगा तो वीर्य सेशन से वो बच सकता है, यानी कि फिर इंसेमिनेशन नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा। वीर्य अगर स्त्री की योनि के अंदर नहीं जाएगा तो गर्भाधान नहीं होगा और बचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट था। स्तनपान, अच्छा ठीक है, दूसरी विधि कंप्लीट हुई। क्या कोई केमिकल का यूज? नहीं। क्या कोई दवाई का यूज? नहीं। असफल होने के चांस हैं, बिल्कुल है, असफल होने के चांस हैं। तो ये एक विधि थी बायस्कुलर कोइटस इंटरप्शन। उसके बाद तीसरी जो विधि है, तीसरी जो विधि है वो स्तनपान
स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमिनो या इंग्लिश नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्तनपान अनार्तव नाम में है, इन तीनों के प्राकृतिक विधियों के नाम से पता चलता है। स्तनपान का मतलब महिला द्वारा स्तनपान करवाना अपने शिशु को। स्तनपान जब तक वो स्तनपान कराएगी, अनार्तव, अनार्तव का मतलब आर्तव चक्र बंद, आर्तव चक्र बंद, आर्तव चक्र बंद। इसका मतलब जब तक स्तनपान करवाएगी आर्तव चक्र बंद होगा। ये चीज है इस अर्थ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। स्तनपान अनार्तव विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान जो है वो अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा और आर्तव चक्र भी नहीं आएगा। इसलिए जितने दिनों तक माता जो है वो शिशु को स्तनपान कराएगी पूर्णतः, और उस दौरान जो है माँ के दूध के अलावा भी ऊपर से पानी, अतिरिक्त दूध नहीं, जब तक पूर्णतः स्तनपान करवाएगी माँ। और ये अवधि 4 से 6 महीने की होती है, और इस महीने के अंदर 4 से 6 माह तक जो है वो आपके अंडोत्सर्ग नहीं होंगे, आर्तव चक्र नहीं आएगा। तो इस समय जो है आप गर्भाधान से बच सकते हैं। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, बिल्कुल जो है लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तक कब 6 महीनों तक इफेक्ट करेगी। 4 से 6 महीने तक ही स्तनपान करवाएगी, उसके बाद तो आर्तव चक्र आएगा। तो ये 4 से 6 महीने तक ही अवधि कारगर है, 6 महीने के लिए कारगर मानी गई है। क्योंकि उपरोक्त विधियों में कोई भी दवा साधन का उपयोग नहीं होता है, प्राकृतिक है, अतः इसके दुष्प्रभाव तो शून्य के बराबर, दुष्प्रभाव लगभग 0 है। लेकिन इसके असफल रहने की दर काफ़ी ज़्यादा अधिक है। असफल हो सकती है, बिल्कुल असफल रहने की दर बहुत ज़्यादा है। यस, ये एक पार्ट था इसका। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो विधियों के अंदर आपकी जो है प्राकृतिक विधियाँ कंप्लीट करवाई, साथ ही साथ जनसंख्या के बारे में बताया पूरा, और इसका बेसिक बेसिक जो चैप्टर था आगे से जनन स्वास्थ्य से लेकर जो बेसिक चीज़ें एमनियोसेंटेसिस वगैरह, ये सारी आज के इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर ली हमने। आधे घंटे का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम चाहेंगे कि चैप्टर पूरा ही खत्म कर लें। 2 वीडियो के अंदर, 2 वन शॉट के अंदर ये चैप्टर खत्म करेंगे। यस, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।